गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज फिर से हम सेशन लेकर आए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का चल रहा है हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री। आज लेक्चर 7 है। इसके पहले 6 लेक्चर यानी 6 चैप्टर हो गए हैं। चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद चैप्टर 5 थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद 6 और 7 छोड़कर हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था IUPAC नोमेनक्लेचर वाला, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। और लेक्चर 7 में हम चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे हैं। ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद 2 चैप्टर और आपका बच जाएगा, रेडॉक्स एंड इक्विलिब्रियम। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास, लेते हैं सवाल। पहला सवाल सेक्शन ए, एल्केन से पहले शुरू करते हैं। एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन्स होता है। एल्केन को और किस नाम से जाना जाता है? एल्केन इज ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। देखिए, पैराफिन्स 2 शब्दों के मिलने से बना है, पारा प्लस एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब है, सरल भाषा में समझिए, रिएक्टिविटी, और पारा का मतलब होता है लिटिल या लेस। पारा का मतलब क्या होता है? लिटिल या लेस। जो बहुत कम रिएक्शन करते हैं, जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, उनको पैराफिन्स कहा जाता है। यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में एल्केन सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसीलिए एल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। स्टेबल मतलब होते हैं ज़्यादा, स्टेबल ज़्यादा होते हैं तो रिएक्टिव कम होते हैं। स्टार्ट करते हैं सवाल। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज, तो ये आप पहले भी बता चुका हूँ। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर आप एल्केन के बारे में बात करेंगे तो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। अगर एल्कीन के बारे में बात करेंगे तो एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, एक बॉन्ड बढ़ने से 2 हाइड्रोजन कम हो गया। अगर एल्काइन की बात करेंगे तो एल्काइन का जनरल फार्मूला में 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। देखिए, 2-2 हाइड्रोजन कम होते चला जा रहा है। और ब्रांच के बारे में अगर बात करें, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करें, अल्काइल ग्रुप के बारे में बात करें, तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। इसमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा आपको एल्केन का ही जनरल फार्मूला पूछे, पर एल्केन अभी पढ़ रहे हैं तो एल्केन से क्या क्या महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में पूछने लायक हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Which of the following alkanes cannot be prepared by Wurtz reaction? इनमें से कौन सा एल्केन वुर्ज रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता है? वुर्ज रिएक्शन जानते हैं आप लोग। हेलो एल्केन जो होता है RH के, जब 2 मॉलिक्यूल सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर R और R का एक चेन बन जाता है, कार्बन चेन, और साथ में 2NaX बाहर हो जाता है। ये हेलो एल्केन है, एल्काइल हैलाइड है। सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एल्केन, इसका वुर्ज रिएक्शन में होता क्या है कि अगर 1 कार्बन का हेलो एल्केन लीजिएगा तो 2 कार्बन का एल्केन बना देगा। अगर 2 का लीजिएगा तो 4 का बना देगा। 4 का लीजिएगा तो 8 का बना देगा। 8 को लीजिएगा तो 16 का बना देगा। यानी डबल कर देगा, हमेशा डबल बनाता है। डबल कहने मतलब हमेशा सैचुरेटेड एल्केन बनाता है। सैचुरेटेड मतलब इवन नंबर में कार्बन होना चाहिए। सैचुरेटेड एल्केन का फॉर्मेशन होता है वुर्ज रिएक्शन में। सैचुरेटेड एल्केन फॉर्म्ड इन वुर्ज रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ या वैसा एल्केन जिसमें कार्बन की संख्या इवन हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन, 2, 4, 8, है ना, 6, 10, इवन नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन। ऐसे एल्केन को सैचुरेटेड एल्केन कहा जाता है। तो अब आप ही लोग बताइए कि इसमें क्या नहीं बन सकता है। इथेन तो 2 कार्बन को कहते हैं, है ना। इसमें कितना कार्बन है? 2। इसमें कितना कार्बन है? 4। इसमें कितना कार्बन है? 6। इसमें कितना होता है मीथेन में? 1। तो 1 कार्बन वाला तो बना नहीं सकता है। तो इसमें से क्या नहीं बनेगा? कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बोला है, तो कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? मीथेन नहीं बन सकता है। इथेन बन सकता है, ब्यूटेन बन सकता है, हेक्सेन बन सकता है, पर मीथेन नहीं बन सकता है वुर्ज रिएक्शन में, है ना। 1 को 2 कर देगा, 2 को 4 कर देगा, 3 का दीजिएगा तो 6 का कर देगा, डबल कर देता है। कार्बन चेन की लंबाई को डबल कर देता है ना।
तो इसको वुर्ज रिएक्शन कहते हैं, और ये डबल करने की वजह से सैचुरेटेड एल्केन बनाता है, ऑड संख्या को भी इवन कर देता है। द रिएक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट, ये तो एनसीईआरटी का पहला ही है क्वेश्चन, सोडियम सॉल्ट विथ फैटी एसिड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बन चेन बढ़ाने को वुर्ज रिएक्शन कहते हैं और कार्बन चेन घटाने को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, है ना। तो कार्बन चेन घटाना है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या होता था, RCOO माइनस Na+ होता था, और इसको हम सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते थे। किसके साथ ट्रीट करते थे? सोडा लाइम। सोडा लाइम मतलब सर, सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता था। चूना और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को सोडा लाइम कहा जाता है। तो यहाँ का ये वाला पूरा पोर्शन और यहाँ का NaO, ये सब मिल करके ये क्या बन जाता था, एक Na। देखो सर्कल के अंदर क्या है, Na और Na, कितना Na हुआ? 2, Na2, कार्बन 1, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, CO3 बन के बाहर हो जाता था, और R के साथ क्या जुड़ जाता था? H, और इस प्रकार से क्या बन जाता था? एल्केन। तो कार्बन चेन घटाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं इसको कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है इसको। तो कार्बन चेन बढ़ाना है तो वुर्ज रिएक्शन, लिख लीजिए कहीं, कार्बन चेन इंक्रीज करना है तो वुर्ज रिएक्शन, कार्बन चेन घटाना है, कार्बन हटाना है तो डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बन हटाने को डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। यही एक तरीका आपको 11th में पढ़ना है कार्बन चेन घटाने का। द रिएक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विथ सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है? NaOH + CO, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडा शब्द लिया गया और चूना यानी लाइम स्टोन से लाइम शब्द लिया गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम स्टोन के मिश्रण को सोडा लाइम कहा जाता है। ये पावरफुल रिएजेंट है, इसको डिटेल में हमने पढ़ाया भी है आपको क्लास में। ये आखिर NaOH जो होता है, ये NaOH को तो सर Na और OH में टूटना चाहिए था, पर सर यहाँ पर NaOH जो है NaO और H में, NaOH जो यहाँ पर है वो NaO- और H+ में ऐसे कैसे टूट रहा है सर? तो आपको बताया गया कि जहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके सामने कैल्शियम ऑक्साइड रखा गया है, इससे भी पावरफुल बेस रखा गया है, और जिस कारण से सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और इसके सामने इससे भी पावरफुल बेस रखा गया, इसीलिए NaOH NaO- और H+ में ऐसे स्प्लिट हो रहा है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड अकेले रहता तो वो Na+ और OH- में स्प्लिट करता। तो यहाँ हमको NaO यहाँ से मिला और COONA, इसको कहा जाता है सोडियम सॉल्ट, है ना। तो यहाँ का Na और यहाँ का Na, 2 Na हो गया इसलिए Na2, एक कार्बन खींचा के बाहर आ गया तो C, और 2 ऑक्सीजन यहाँ का और 1 ऑक्सीजन यहाँ का, Na2CO3 बनकर बाहर हो गया। अब NaOH से बचा क्या? H। तो यहाँ से R का एक बॉन्ड टूटा तो उसके बदले R और H मिलकर बॉन्ड बना के एल्केन बन गया, कार्बन चेन छोटा हो गया। ठीक है, लिख लीजिए इसका आंसर डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट क्या है? सोडा लाइम। अभी तुरंत बताए, सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइमस्टोन। विच कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोस्ट स्टेबल? स्टैगर्ड। जानते हैं ना 3 प्रकार का होता है इथेन का स्ट्रक्चर। एक होता है इक्लिप्स्ड, इस प्रकार का अगर रहेगा, एक हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ है, एक हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ है, एक हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। और अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, इसको कहते हैं इक्लिप्स्ड। क्या कहते हैं इसको? इक्लिप्स्ड मैनर में है ये। स्टैगर्ड में क्या होता है देखिएगा, स्टैगर्ड अरेंजमेंट क्या होता है? ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है बच्चों। ठीक है, अब हम बना रहे हैं स्टैगर्ड। एक हाइड्रोजन यहाँ है, पीछे का कार्बन है ये, और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। इथेन समझते हो यार? कुछ समझ में आता ही नहीं है। इथेन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन। तो पीला वाला कार्बन है गोल वाला और उससे 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है। ये ब्लू वाला कार्बन है, उससे 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट है। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में क्या होगा? बिल्कुल एक हाइड्रोजन जो रहेगा बिल्कुल दूर रहेगा इससे, कुछ इस प्रकार से रहेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं, इसका इससे कोई, किसी सबसे एकदम दूर दूर है।
यानी कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसको कहा जाता है स्टैगर्ड। क्या कहा जाता है? स्टैगर्ड मैनर में है। और स्क्यू प्रोजेक्शन क्या होता है ये भी देख लो, थोड़ा इक्लिप्स में सटा होता है, स्टैगर्ड में बहुत दूर होता है। स्क्यू का देखो कैसा होता है, यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है हाइड्रोजन और यहां पर है हाइड्रोजन, ठीक है। स्क्यू में क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये इस प्रकार से दिखेगा कुछ, ठीक है। इस प्रकार से अरेंज रहेगा, हाइड्रोजन के बगल में ही रहेगा, एकदम इसमें एकदम पास है, इसमें बहुत दूर है और इसमें थोड़ा दूर है। तो ज़्यादा स्टेबल कहाँ है? सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ हो रहा है? कहाँ कॉर्नर एटम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं? तो सबसे इसको कोई लेना देना नहीं है, ये इससे बहुत दूर है, ये इससे बहुत दूर है, सभी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। और जिस कारण से यहाँ पर एक कोई किसी को धक्का मुक्की नहीं कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको केमिस्ट्री में कहते हैं, जिस कारण से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसको कहा जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या कहा जाता है? न्यूमैन प्रोजेक्शन कहा जाता है ऑफ इथेन। ये इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ किया गया है। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि ज़्यादा स्टेबल कौन है। ज़्यादा स्टेबल कौन है? स्टैगर्ड वाला, इसलिए इसका आंसर है स्टैगर्ड। एल्कीन, जिस प्रकार एल्केन को अब हम देखते हैं कि एल्कीन से क्या क्या इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। एल्कीन को और किस नाम से जाना जाता है? तो एल्कीन को हम लोग ओलेफिन्स कहते हैं। ये ओलेफिन्स दो शब्दों के मिलने से बना है, ओले प्लस फिन्स। इसका मतलब क्या हुआ? ओले मतलब है ऑयल, इसका मतलब हुआ ऑयल फार्मिंग। क्या मतलब हुआ? ऑयल फार्मिंग। यानी जितना भी आप वनस्पति, डालडा, तेल है ना, रिफाइंड ऑयल, जितना भी आप खाते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, वो सब वो क्या है? एल्कीन्स हैं बेसिकली। वो क्या है? एल्कीन। जितने भी तेलीय पदार्थ हैं, जितने भी तेलीय, ग्रीस हो गया, मोबी ऑयल हो गया, ये सब क्या है? एल्कीन्स कहे जाते हैं। एल्कीन्स का दूसरा नाम ओलेफिन्स। ओलेफिन्स मतलब ऑयल फार्मिंग एलिमेंट्स, ऑयल फार्मिंग कंपाउंड्स होते हैं ये। द बॉन्ड एंगल इन इथीन, इथीन का बॉन्ड एंगल कितना होगा? इथीन, इथीन का मतलब क्या हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH2। हम एकदम गधा हैं, नहीं जानते हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। डबली बॉन्ड होने के कारण ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बताया गया है। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो sp3, डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो sp। तो ये डबल बॉन्ड से बंधा है, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब आप जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसका शेप कैसा होगा? अगर आपको बताया गया है कि अगर sp है तो इसका शेप लीनियर होगा, लीनियर होगा। अगर sp2 है तो इसका शेप 3 ऑर्बिटल है, यहाँ 2 ऑर्बिटल था ना, s का 1 और p का 1 2, तो लीनियर बना। sp2, s का 1 p का 2, 3 है, तो 3 है, इसका मतलब क्या बनेगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या बनेगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो इसका शेप कैसा बनेगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर sp3 रहता, सिंगल बॉन्ड, sp3 का ज्योमेट्री कैसा बनता है? टेट्राहेड्रल। कैसा बनता है? टेट्राहेड्रल। लीनियर का मतलब क्या हुआ? कि मान लीजिए एक कॉर्नर एटम यहाँ है, सेंट्रल एटम यहाँ है, फिर एक कॉर्नर एटम यहाँ है, तो दो कॉर्नर एटम के बीच का एंगल कितना है यहाँ पर? 180 डिग्री। तो जब कभी अगर लीनियर शेप रहता, मान लो अभी हमने इथेन न देकर इथाइन दे देता, तो परेशान नहीं होना है। इथेन दे देता, तब भी बना के आना है, रटना नहीं है। जरूरी नहीं कि जितना क्वेश्चन सर करा रहे एग्जाम में वही आएगा, पैटर्न को समझना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इथीन के जगह इथीन बोला है यहाँ पर, तो इथीन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए कि इथीन में कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा होता है, तो डबल बॉन्ड से बंधा होता है मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 है मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर है। ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए यहाँ पर सेंट्रल एटम को यहाँ B ले रहे हैं, तो B से ही सब जगह से लेंगे तो ठीक रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या है? B है और एक A यहाँ पर है ना, एक A यहाँ पर है और एक A यहाँ पर है, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। और ये पूरा सर्कल 360 होता है, तो 360 3 बराबर भाग में बट गया है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है? 120 डिग्री। कितना एंगल? 120 डिग्री। टेट्राहेड्रल का तो एंगल जानते हैं ना, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है? अगर टेट्राहेड्रल रहता तो 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर इसका एंगल आप ही बताइए क्या होगा? इथीन है,
इथीन में डबल बॉन्ड है यानी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 है मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर है, और ट्रायंगुलर प्लेनर है मतलब ये ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री है मतलब दो कॉर्नर एटम के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो रटेंगे इसका उसका क्वेश्चन मिक्स मत करिए, कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन बना के आना है तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा नहीं बनेगा सवाल। एल्कीन शो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, एल्कीन दो तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है। एल्कीन जो है वो दो तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी शो करता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो करता है। स्ट्रक्चरल भी शो करता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो करता है। स्ट्रक्चरल आप जानते हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। ये स्ट्रक्चरल कितने प्रकार का होता है, चेन भी होता है और पोजीशन भी होता है, चेन भी होता है पोजीशन। स्टीरियो में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल भी होता है ऑप्टिकल भी होता है ना। तो आप क्वेश्चन क्या पूछा है सो बताइए, एल्कीन शो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, एल्कीन किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ऑप्शन में दिया है चेन आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चरल शो कर रहा है मतलब चेन कर रहा है, ज्योमेट्रिकल यानी स्टीरियो कर रहा है यानी ज्योमेट्रिकल है, पोजीशन भी शो कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यानी एल्कीन सभी तरह के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, स्ट्रक्चरल भी करते हैं स्टीरियो भी करते हैं। और स्ट्रक्चरल में आ गया चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्टीरियो में आ गया ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, तो सब बना, सब शो करता है। अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल, जानते हैं मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है। मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है समझिए ध्यान से। मान लीजिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है, अगर मान लीजिए ये आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या कहा जाता है, सिमेट्रिकल एल्कीन। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है इसलिए इसको कह रहे हैं सिमेट्रिकल, और डबल बॉन्ड है इसलिए इसको कह रहे हैं एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, है ना। अगर हम इसको रिएक्शन करें HBr के साथ तो देखो डबल बॉन्ड है, और ये जो HBr है ना ये एसिड है। अब आप समझेंगे ही नहीं एसिड, क्योंकि आप तो कभी ट्यूशन गए नहीं, तो आपको पता है नहीं कि HBr HBr भी एसिड है। अरे जब HCl एसिड है तो HBr एसिड क्यों नहीं होगा। हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन यानी हैलोजन एक एसिड है, तो हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी तो एक हैलोजन है, तो वह भी तो एसिड होगा। HCl HBr HF HI सब एसिड हैं, इनको हैलोजन एसिड कहा जाता है, ठीक है, HX। अब ये एसिड है और ये डबल बॉन्ड है, समझ लीजिए ये दोनों में एकदम से 36 का आंकड़ा है, सांप और नेवले की तरह, भाई और बहन की तरह। ये कभी भी एक साथ शांति से नहीं रह सकते हैं, तबाही है ये दोनों। यानी HBr और डबल बॉन्ड ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये एसिड डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, और डबल बॉन्ड तोड़ने से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आ जाता है। ये एसिड है ये डबल बॉन्ड है, दोनों में 36 का आंकड़ा है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड टूटने से दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड बर्बाद हो गया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, यहाँ पर देखो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। इसी प्रकार ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रखा है, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 इधर कार्बन के साथ। लेकिन जैसे ही एक पाई बॉन्ड टूट गया, अब देखो ये कार्बन जो है अब 3 बॉन्ड पे आ गया, 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ 3 बॉन्ड। ये कार्बन भी अब 3 बॉन्ड पे आ गया, यानी डैमेज दोनों को हुआ है। एक बॉन्ड टूटने से डैमेज दोनों को हुआ है, तो डैमेज कंट्रोल दोनों को करना पड़ेगा। चोट दोनों कार्बन पे लगा है, तो मरहम दोनों कार्बन पे न लगाइएगा। अब दोनों चोट लगा किसकी वजह से है, HBr की वजह से। डैमेज हुआ किसकी वजह से है, HBr की वजह से। तो डैमेज कंट्रोल कौन करेगा, HBr ही ना करेगा। अब यहाँ समझने की जरूरत है, यहाँ पर क्या होगा, किसी भी एक कार्बन पर हाइड्रोजन और किसी भी एक कार्बन पर हैलोजन चला जाएगा। मैं कहता हूं कोई बच्चा इसको ऐसे लिखा हो, तो कोई बच्चा अगर इसके जगह पर ऐसा भी आंसर कर देगा, इस कार्बन को ब्रोमीन दे देगा और इस कार्बन को हाइड्रोजन दे देगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों प्रोडक्ट सेम है। इसका भी नाम ब्रोमोइथेन है, इसका भी नाम ब्रोमोइथेन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आता है, ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल मतलब बराबर, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं बराबर है। लिखते जाइए कहीं पर, कहानी मत सुनिए। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं बराबर है, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन
ऑन ईदर साइड ऑफ डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्कीन। इसमें मार्कोव निकोव लगाने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं भिन्न हैं, अलग हैं। डबल बॉन्ड के इधर कितना कार्बन है? 1, और डबल बॉन्ड के इधर कितना कार्बन है? 2। दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल। सिमेट्री मतलब होता है बराबर, और यहां पर क्या है? बराबर नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब जब इसको HBr के साथ ट्रीट करेंगे तो फिर वही बात होगा। ये सांप नेवले वाली बात है, आग और पानी वाली बात है। एकदम 36 का आंकड़ा एक साथ रह नहीं सकता है, क्योंकि ये एसिड है और ये डबल बॉन्ड है। जब तक इसको तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तब अब क्या होगा भैया बताओ? तो अब इस केस में क्या होगा देखना, ये एसिड डबल बॉन्ड को तोड़ देगा तो कैसा दिखेगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा ये दोनों कार्बन का डैमेज हो गया। दोनों कार्बन को डैमेज हुआ ना, एक बॉन्ड टूटने से। ये कार्बन अभी 4 बॉन्ड बना रखा था, ये भी 4 बना रखा था, लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड हट गया, अब देखो ये कार्बन 4 बॉन्ड से 3 बॉन्ड पर आ गया, और ये कार्बन भी 4 बॉन्ड से 3 बॉन्ड पे आ गया। नहीं, देख लो, एक बायां एक दाहिना एक हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है, जबकि होना कितना चाहिए? कार्बन है 4 होना चाहिए, तो इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। अब यहाँ की तरह किसी को भी हाइड्रोजन और किसी को भी हैलोजन नहीं देना है। यहाँ नियम है, यहाँ क्या कहता है कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा है, जिस कार्बन के पास पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, एसिड का हाइड्रोजन उसी कार्बन के पास जाएगा। यानी ये जो हाइड्रोजन है ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा है। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 2। इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 1। तो इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। कोई गधा ये भी सोच रहा होगा कि इस पर तो ज्यादा ना हाइड्रोजन है सर, तो दोनों से ज्यादा हाइड्रोजन इस पर ना है सर, तो इस पर क्यों नहीं गया जब कह रहा है कि जिसके पास ज्यादा? अरे चोट इन दोनों कार्बन को लगा है तो मरहम इस पे लगाइएगा। चोट इन दोनों कार्बन को लगा है, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच से नहीं टूटा है, तो मरहम यहां लगाएंगे कि इन दोनों कार्बन पे लगाएंगे? तो इसके बारे में तुम क्यों सोच रहे हो? इसको मत सोचो ना, इन दोनों के बारे में सोचो। इन दोनों कार्बन जिन पे डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन में किसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है? तो जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन उसी के पास जाएगा, और जो हैलोजन है ये इस वाले कार्बन के पास आएगा। इसी नियम को कहा जाता है मार्कोव निकोव रूल। हाइड्रोजन जो है वो इसके पास आएगा और हैलोजन जो है वो इसके पास ही आएगा। यही कंडीशन है, यही शर्त है, और यही फॉलो करना पड़ेगा। ब्रोमीन अगर कोई यहां ले जाएगा और हाइड्रोजन को यहां ले आएगा, जैसे यहां कहीं भी ले गए कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां पड़ेगा। यहां हैलोजन बीच में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे 2 डिग्री हेलो एल्केन बनेगा, और 2 डिग्री हेलो एल्केन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री हेलो एल्केन के। हम उतना ही काम करके, वही काम करके, अगर हमको कहीं ज्यादा पेमेंट मिल रहा है तो हम कम पेमेंट में क्यों काम करेंगे? वही काम उतना ही देर करना है, वही एनवायरमेंट है। तो यहां पर समझिए, अगर कोई बच्चा इसको अगर ऐसे कर देता है, सपोज दैट कोई बच्चा उस कंपाउंड को ऐसे बना देता है CH2, और यहां पर हाइड्रोजन दे देता है और यहां पर हैलोजन दे देता है, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, और इसका नाम है यहां पर 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब सर कह रहे हैं कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है और ये वाला कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से जिससे हैलोजन जुड़ता है इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन, अल्फा क्यों? क्योंकि इस कार्बन से हैलोजन अटैच है, और अल्फा से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट होता है उसको कहा जाता है बीटा कार्बन, और बीटा से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट होता है उसको कहा जाता है गामा कार्बन। यहां बीटा कार्बन की संख्या कितनी है? तो 1 बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन 1 है, इसका मतलब कितना डिग्री हेलो एल्केन हुआ? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ, 1 डिग्री हेलो एल्केन हुआ। और यहां पर देखिए इस कार्बन से हैलोजन अटैच है, तो मतलब ये अल्फा कार्बन हुआ, और अल्फा से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। यानी यहां बीटा कार्बन की संख्या कितनी है? 2। चूंकि बीटा कार्बन की संख्या 2 है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? 2 डिग्री हेलो एल्केन। अब कोई बच्चा कमेंट करके पूछेगा सर ये 2 डिग्री कैसे हो गया सर? अरे कैसे हो गया? 2 बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन ही डिसाइड करता है डिग्री। डिग्री मतलब संख्या। किसकी संख्या? अमाउंट, बीटा कार्बन की संख्या।
तो यहां बीटा कार्बन 2 है इसीलिए 2 डिग्री हुआ, यहां बीटा कार्बन 1 है, गामा से कोई लेना देना नहीं है, यहां बीटा 1 है इसलिए इसको 1 डिग्री कह रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए, क्या नहीं जानते हैं आप, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन, कौन सा हेलो एल्केन ज्यादा स्टेबल होता है, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री होता है, उसके बाद हेलो मीथेन होता है, मतलब मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल हैलाइड होता है। तो ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री है कि ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। तो जब हमको उतना ही मेहनत करके 2 डिग्री प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम 1 डिग्री क्यों बनाएंगे? यही कहता है मार्कोव-निकोव रूल। यानी मार्कोव-निकोव क्या कहता है कि हाइड्रोजन यानी प्लस वाला जो पार्ट है H प्लस Br माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस है और ब्रोमीन पे माइनस है, तो प्लस वाला पार्ट यानी हाइड्रोजन वाला पार्ट किसके पास जाता है, कौन से कार्बन के पास जाता है? जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा होती है। अरे भैया हम भी तो उसी होटल में जाकर खाना खाते हैं जिस होटल में पहले से कस्टमर ज्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये ताजा खाना खिलाएगा। अगर उस होटल में चले जाएंगे, उस रेस्टोरेंट में चले जाएंगे जहां बहुत कम कस्टमर्स जाते हैं, तो वो 3, 4, 5, 15 दिन पुराना आपको मटन चिकन खिलाएगा, नॉनवेज खिलाएगा, कोई पुराना सामान खिला देगा, स्टेल फूड खिलाएगा। लेकिन जो होटल बहुत रनिंग में है, वहाँ डेली वहाँ पे फ्रेश आ रहा है फूड, तो आपको फ्रेश फूड सर्व करेगा। हम उसी ऑटो में जाकर बैठते हैं जिस ऑटो में पहले से पैसेंजर भरा होता है। क्यों? क्योंकि अगर खाली ऑटो में बैठेंगे तो आइए मैडम 5 रुपया, आइए मैडम 10 रुपया, वो भराते रहेगा पैसेंजर को। लेकिन जो पूरा भरा हुआ है, एक आध पैसेंजर का वेट कर रहा है, बस हम बैठेंगे और वो लेकर हमको चला जाएगा। यानी हम भी उसी के पास जाते हैं जिसके पास पहले से ही ज्यादा होता है। अर्थात इसका मतलब आपने क्या सीखा, ये नेचर है, अट्रैक्ट करता है, नेचर अट्रैक्ट करता है। जैसे आप समझिएगा, थोड़े बड़े हो जाएगा तब आप समझिएगा कि जो संपत्ति होती है वो संपत्ति कमाई नहीं जाती है, उसको अट्रैक्ट किया जाता है, और अट्रैक्ट बिहेवियर से होता है। थोड़े बड़े हो जाएंगे आप, अभी नहीं समझेंगे, अभी आप बच्चे हैं, अभी तो आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नंबर जुगाड़ करने सबसे फुर्सत नहीं है आपको। जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो समृद्धि होती है, जो प्रॉस्पेरिटी होती है, या जो वेल्थ होता है, वो अट्रैक्ट किया जाता है, कमाया नहीं जाता है। कमाने से कुछ हासिल नहीं होता है। अब वो अट्रैक्ट कैसे करना है, उसके लिए क्या बिहेवियर रखना होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। खैर, टू द पॉइंट आते हैं। अब यहां पर क्या है कि हाइड्रोजन जो प्लस वाला पार्ट है वो उसके पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा है, और हैलोजन इसके पास आता है। हम लोग भी उसी लड़की को प्रपोज करते हैं, तो देखते हैं कि क्लास में इससे उससे बात करती है। जो लड़की किसी से बात ही नहीं करेगी, उससे तो बात करके कोई फायदा नहीं है, उससे बात करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। लेकिन जो लड़की सबसे इधर से बात करती है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा शाई नेचर की नहीं है, तो हम लोग उसी को ट्राई करते हैं। देखो ना, एडजस्ट करो, कहीं जगह है तो सेट कर लो, मैनेज करो, एक आध स्पेस कहीं है तो। यानी कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, द नेगेटिव पार्ट यानी ब्रोमीन के बारे में बात कर रहा है कि नेगेटिव पार्ट किसके पास जाता है, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है या जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो जवाब है कि जिसके पास हाइड्रोजन कम है, यानी कार्बन विथ फ्यूअर हाइड्रोजन्स, उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। खरास इफेक्ट, अब समझो एक बार, खरास इफेक्ट क्या होता है। खरास इफेक्ट मार्कोव-निकोव का उल्टा है, एंटी मार्कोव-निकोव रूल। जैसे कहने का मतलब है CH3 CH डबल बॉन्ड C, बच्चा सब वाला सवाल चल रहा है, आप क्लास का नोट्स आप देखे हैं कितना हाई लेवल पढ़ाया गया है, कुछ भी नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, अगर यहां पर ना पेरोक्साइड लिख दें, क्या लिख दिया जाए, क्वेश्चन में लिखा हो पेरोक्साइड, या पेरोक्साइड की जगह पे लिख दे H2O2 लिख दे, हाँ, या फिर CaO2 लिख दे, या फिर C6H5 CO का होल ट्वाइस O2 लिख दे, चाहे ये दे दे, चाहे ये दे दे, चाहे ये दे दे, ये तीनों पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड है। और जब पेरोक्साइड रहेगा और सेम रिएक्शन रहेगा तब उल्टा होगा, जो हाइड्रोजन इसके पास जा रहा था ना, अब हाइड्रोजन इसके पास, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा था उसके पास हाइड्रोजन जा रहा था, अब उल्टा होगा, हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और हैलोजन इसके पास आएगा। ये एसिड जब डबल बॉन्ड को तोड़ेगा तब, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, CH3 CH CH2, इसके पास हाइड्रोजन आना चाहिए था, इसके पास हैलोजन जाएगा, और इसके पास हैलोजन आना चाहिए था, इसके पास हाइड्रोजन जाएगा, और क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। और कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा,
तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का निर्माण करेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। इसी को कहा जाता है एंटी मार्कोव निकोव रूल। क्या कहा जाता है? एंटी मार्कोव निकोव्स रूल, या इसी को कहा जाता है खरास इफेक्ट। इसी को कहा जाता है खरास इफेक्ट, यानी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में मार्कोव निकोव रूल फेल कर जाता है और एंटी मार्कोव अप्लाई होता है इसी प्रक्रिया को, और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी को खरास इफेक्ट कहा जाता है। और ध्यान रहे, अच्छा तुम्हारे मन में भी दो बात चल रहा है। पहला कि सर पेरोक्साइड क्या होता है? तो देखो पेरोक्साइड क्या होता है? कंपाउंड विच कंटेन पेरोक्सी लिंकेज, कंपाउंड विच कंटेन, वैसा कंपाउंड जो क्या कंटेन करता हो? पेरोक्सी लिंकेज कंटेन करता हो। पेरोक्सी लिंकेज क्या होता है? अब तुमको ये नहीं समझ में आता। दैट इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। वैसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, उसको क्या कहा जाता है? पेरोक्साइड्स कहा जाता है, कॉल्ड पेरोक्साइड्स। इसको क्या कहा जाता है? पेरोक्साइड्स। जैसे सर एग्जांपल लिखे हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कैल्शियम पेरोक्साइड CaOO, ये है कैल्शियम पेरोक्साइड। उसके बाद सर नीचे क्या लिखे हैं? ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो था, इसका नाम क्या है सर? तो इसका नाम है कैल्शियम पेरोक्साइड। इसका नाम क्या है सर? तो इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये कोलगेट के अंदर होता है, टूथपेस्ट के अंदर होता है, जो माउथ से बदबू को हटाता है, माउथ को क्लीन करने के काम आता है। इसी प्रकार बेंजॉइल पेरोक्साइड लिखा हुआ है C6H5, मतलब बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O C6H5, C डबल बॉन्ड O C6H5, ये तो यहाँ पर भी पेरोक्साइड लगा हुआ है, यहाँ पर भी पेरोक्सी लिंकेज है, यहाँ भी पेरोक्सी लिंकेज है। तो वैसा कंपाउंड जिसमें पेरोक्सी लिंकेज पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? पेरोक्साइड्स कहा जाता है। ठीक है, और क्या बात आपको यहाँ पे परेशान कर सकता है? हाँ, पेरोक्साइड जो होता है ना, पेरोक्साइड के सामने सिर्फ HBr वैलिड है। क्लास 12 में पढ़ना है इसको डिटेल में। HCl पेरोक्साइड के सामने काम नहीं करता है, HF उसके सामने काम नहीं करता है, HI उसके सामने काम नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ पेरोक्साइड के सामने कौन काम करता है? HBr। अगर हम यहाँ पर यही क्वेश्चन लिख दें, पेरोक्साइड लिख दें और यहाँ HCl लिख दें तो नो रिएक्शन हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? जैसे यहाँ HBr यही क्वेश्चन रहता ना, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl और यहाँ पर लिख दिए पेरोक्साइड, तो क्या बनेगा? तुम तो एकदम खुश होकर गया एग्जाम में, अरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा है, अच्छा तो हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, हैलोजन इसके पास आ जाएगा और 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। नहीं भाई, नो रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड के सामने HCl का कुछ चलता नहीं है, रिएक्शन ही नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है? ये डिटेल में 12th में हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको नोट डाउन करिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में सिर्फ HBr चलता है खरास इफेक्ट में। ओजोनोलाइसिस ऑफ इथीन, बहुत अच्छा सवाल है। ओजोनोलाइसिस इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 टेंड्स टू Zn, इससे क्या बनेगा? पूछ रहा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। इथीन का जब ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो इसको बनाने का शॉर्टकट तरीका हम आपको बताते हैं, आपको खुद समझ में आना चाहिए। इसके लिए पहले आपको एल्डिहाइड कीटोन का ज्ञान होना चाहिए। अगर एल्डिहाइड कीटोन का ज्ञान नहीं है तो ओजोनोलाइसिस आपके लिए नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आना ही आना है, नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस चैप्टर से ओजोनोलाइसिस से क्वेश्चन नहीं देगा तो किससे देगा? ओजोनोलाइसिस से सवाल आना ही आना है। अब समझना पड़ेगा आपको ओजोनोलाइसिस क्या है। अब एक बात समझिए, इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। इसको कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। और अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोजन हो तो इसको एल्डिहाइड, या कम से कम एक तरफ भी हाइड्रोजन हो और एक तरफ कार्बन हो तो इसको एल्डिहाइड कहा जाता है। एल्डिहाइड एक फ्लेवरिंग एजेंट है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, CHO। अगर कोई मूर्ख CHO ऐसे समझ रहा है तो वो पागल है। CHO कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इसमें कोई सही नहीं है। कार्बन 2 बॉन्ड बना रखा है, गलत है। हाइड्रोजन 2 बना रखा है, बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन 1 बना रखा है, बिल्कुल गलत है। तो कहीं भी CHO को खोलना हो तो CHO का मतलब C डबल बॉन्ड OH खोलना है, ये सही है।
कार्बन देखो 4 बनाता है, बना रखा है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना रखा है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, बना रखा है। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO, और CHO को ऐसे खोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन हो जाए, एल्डिहाइड में क्या बोले थे कि कार्बोनिल के दोनों तरफ हाइड्रोजन या एटलीस्ट एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड कार्बन हो तो उसको एल्डिहाइड कहते हैं। और अगर कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन हो जाए तो इसको क्या कहा जाता है? कीटोन कहा जाता है। ये कीटोन वही है नेल पेंट छुड़ाने वाला, या नेल पेंट के अंदर या कोई भी पेंट के अंदर सॉल्वेंट के रूप में जो डाला जाता है। जितना दीवार में पेंट होता है या नेल पेंट जो होता है, ये पानी में घोल के नहीं बनाया जाता है। इसको कीटोन एक लिक्विड है, उसमें डिसॉल्व किया जाता है डाइज को, तब पेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये कीटोन हो गया, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझते हैं तो दिक्कत है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं लिखा हुआ है HCHO, तो इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मल्डिहाइड। या इसी का IUPAC नेम अगर हमसे पूछिएगा तो इसका IUPAC नेम है मिथेनल, HC+OH। इसको कहा जाता है मिथेनल फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कहता है, कभी भी ओजोनोलाइसिस करना हो तो एकदम शॉर्टकट और सरल तरीका बता रहे हैं, कभी गलती नहीं होगा। 2 तरीका है लेकिन हम शॉर्टकट सिखा रहे हैं ताकि क्वेश्चन बना सकें आप। सबसे पहले क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद जो भी है उसको हटा दो, वहाँ हाथ रख दो। उसके बाद सब हटा के वहाँ पे क्या जोड़ दो? ऑक्सीजन। यहाँ 3 ऑक्सीजन था ना, तो 1 ऑक्सीजन अभी खर्च कर दिए, प्लस समझ में आया सर क्या बोले कि एक तरफ वाला पूरा कार्बन रखिए, CH2 पूरा रखिए, डबल बॉन्ड पूरा रखिए, और डबल बॉन्ड के दाहिना साइड राइट साइड में जो भी है उसको हटा दीजिए और उसके जगह ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। यही प्रक्रिया दोहराना है। इस बार बायां साइड जो भी है, लेफ्ट साइड जो भी है उसको हटा दीजिए और उसके बदले O जोड़ दीजिए, और डबल बॉन्ड क्या कर दीजिए? CH2 कर दीजिए। यानी CH2 डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड CH2। 3 ऑक्सीजन था, 2 खर्च हुआ है। 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, वो Zn के साथ बाहर हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनकर। अब देखो यहां पर इसको कॉमन सेंस लगाना है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन को 1 बनाना है और ऑक्सीजन को 2 बनाना है। तो इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे? क्या इसको लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड OH? कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड, तो कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन। इसी प्रकार ये भी क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और C के साथ कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या बना? CH डबल बॉन्ड OH को क्या कहा जाता है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। या इसी का दूसरा नाम क्या है? मिथेनल। तो दोनों यूनिट क्या बना? फॉर्मल्डिहाइड बन गया। नहीं समझे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। एक बार और समझाइए तो सर। दूसरा एग्जाम्पल से समझाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। देखो नहीं समझ में आया, एकदम थोड़ा किसी का प्रोसेसर स्लो भी रहता है तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा समझेंगे। देखिए सर क्या कह रहे हैं, मान लीजिए आपके पास है CH3 CH3, ध्यान समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जानबूझ के ले रहे हैं ताकि तुमको समझा सके। C डबल बॉन्ड CH3, मान लीजिए हमने ये ले लिया, ठीक है। ये भी तो डबल बॉन्ड है, ये भी तो एल्कीन है। अब सर क्या कह रहे हैं, इसको ओजोन के साथ ट्रीट किए हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, ठीक है। अब सर क्या बोल रहे हैं कि बायां साइड में जो भी है उसको रहने दो, CH3 रहने दो, डबल बॉन्ड भी रहने दो, और डबल बॉन्ड के बाद जो है उसको हटा के O जोड़ दो। जोड़ दिए, प्लस दोबारा एक बार प्रोडक्ट बनाओ, इधर बायां साइड में जो है उसको हटा दो और उसके बदले क्या जोड़ दो? O। और यहां क्या जोड़ दो? डबल बॉन्ड। यहां CH3 नहीं होगा, CH2 होगा, क्यों? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर CH2 और 1 ऑक्सीजन जो बच गया वो क्या हो जाएगा? ZnO बनकर बाहर हो जाएगा। अब इसी को ऑर्गेनाइज करके लिखिए। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अरे इसी कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्ट है, इसी कार्बन से CH3 कनेक्ट है, तो ऑक्सीजन को ऊपर ले गए और CH3 को इधर ले गए। मेरा हाथ है ना, हम ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, यार है तो मेरा ही साथ ना, तो हम कहीं भी जोड़े, ऐसे जोड़े, मेरा मन है मैं कहीं भी रखना चाहूं। तो इस कार्बन के साथ अगर CH3 कनेक्ट है तो ऑक्सीजन को ऊपर ले गए और CH3 को इधर ले गए। ये कैसा दिखाई दे रहा है? देखो कीटोन की तरह दिखाई दे रहा है। कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन है, मतलब ये कीटोन है कि नहीं है? इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपेनोन। और ये वाला क्या है? इसको अरेंज करो, C डबल बॉन्ड O
और एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड एक बना और एक कीटोन बना। यहाँ पर दोनों तरफ सेम था ना, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन सेम था तो सेम प्रोडक्ट बना। यहाँ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अलग अलग प्रोडक्ट था, इसीलिए अलग अलग कार्बन की संख्या थी, इसीलिए अलग अलग कंपाउंड बना। आशा करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नोट डाउन करिए। सेक्शन सी, एल्काइन, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन। एल्काइन का और क्या नाम है सर, इसको एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है। ये सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड, मतलब अनस्टेबल। अनसैचुरेटेड मतलब अनस्टेबल। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड। ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है मतलब उसको कहिएगा सैचुरेटेड। और अगर कार्बन कार्बन डबल हो गया या कार्बन कार्बन ट्रिपल हो गया तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको क्या बोलना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलना है। और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सैचुरेटेड बोलना है। ठीक है, चलिए। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, इथाइन, इथेन, इथीन, इथाइन, यानी क्या हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ट्रिपल बॉन्ड से बंधा है तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp, डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड sp3। बताए हैं ना यार। सिंगल बॉन्डेड अगर रहेगा तो sp3, डबल बॉन्डेड अगर रहेगा तो sp2, अगर जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से रहेगा तो sp, अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो इसको भी sp हाइब्रिडाइज्ड कहा जाता है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ है sp, s का एक ऑर्बिटल, p का एक ऑर्बिटल, ज्योमेट्री लीनियर। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन इथाइन इज पास्ड, ओके, इथाइन याद कीजिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है। और जब इसको आप रेड हॉट Fe ट्यूब से पास करते हैं 773 केल्विन पर तो ये बेंजीन बन जाता है ना, 773 केल्विन। तो ये क्या बन जाता है, ये सभी आपस में जुड़ करके एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन का निर्माण करते हैं। ये पढ़े हैं एनसीईआरटी में, एरोमेटाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एरोमेटाइजेशन, यानी एलिफेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक में कन्वर्ट करने का तरीका को एरोमेटाइजेशन कहते हैं। तो अगर इथाइन का 3 मॉलिक्यूल है ना, 3 दूना 6, तो बेंजीन में 6 कार्बन आ जाता है। इस तरह से जब आप हॉट कर रहे हैं ना तो इसका एक बॉन्ड टूटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा और सभी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये वाला नहीं समझे सर हम, कहाँ समझिएगा यार। सर ये कह रहे हैं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब समझो सर क्या कह रहे हैं। जब आप इसको हीट कर रहे हैं, जब आप हीट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हीट देने से होमोलिटिक फ्यूजन होता है। होमोलिटिक मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड टूटता है। एक्चुअल में क्या होगा, जब आप हीट करेंगे तो ये जो एक बॉन्ड है उसका एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास ले जाएगा, और इस प्रकार 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा। ये इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन अपने ले जाएगा ये, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। क्योंकि आप टेम्परेचर ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं ना, इसीलिए टूट रहा है बॉन्ड। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक बॉन्ड का अपना इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, उस बॉन्ड का अपना इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। तो अल्टीमेटली दिखेगा कैसा, देखो तो आपके पास दिखेगा CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड था वहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, 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 सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब क्या होगा, अब ये लोग ना, जो इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा, ये इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना देगा, सिंगल बॉन्ड। इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना देगा, सिंगल बॉन्ड। और इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना देगा, सिंगल बॉन्ड। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा C C C C C और C। यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, फिर क्या है सिंगल, फिर क्या है डबल, फिर क्या है सिंगल,
फिर क्या है डबल, और सभी जगह एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा। इसी को तो बेंजीन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बेंजीन कहा जाता है, C6H6। आशा करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो कहता है कि जब इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो बेंजीन बनेगा। इथाइन का 3 मॉलिक्यूल लेना है, ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल लेंगे 6 हो जाएगा। जादू नहीं ना है कि 2 कार्बन से 6 कैसे हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाइए। तो 2 से 6 होने के लिए इसके जैसा 3 मॉलिक्यूल लेंगे तब ना 2 या 6 होगा यार। स्क्रीनशॉट ले लो। What is the following is most acidic? इथाइन, जितना ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा एसिडिक। इथाइन का मतलब क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इथीन का मतलब क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथेन का मतलब क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ब्यूट 2 आयन तो होगा ही नहीं। ब्यूट 2 आयन का मतलब CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये इथाइन है। अब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन के साथ, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ इसके पास एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन है। जब इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये त्याग क्या करेगा? जो H+ आयन का त्याग करेगा उसको ना एसिड कहते हैं। सो अनेबल टू लिबरेट, इसीलिए ये अनेबल टू लिबरेट, छोड़ने में सक्षम नहीं है H+ आयन, तो ये एसिड तो है ही नहीं, ये तो एसिड है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है? डबली बॉन्डेड कार्बन, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा है, इस कार्बन दोनों में से किसी भी कार्बन के पास हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। इस कारण से ये दोनों में से कोई भी कार्बन H+ आयन का त्याग नहीं करेगा। इसका मतलब ये एसिड नहीं है। अब पूछता है कि इन तीनों में सबसे जल्दी H+ आयन का त्याग कौन करेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा है, इसका मतलब ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधा है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और सुनो, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है मतलब इसके पास 50% s कैरेक्टर है। अब जो पीछे का लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा, डायरेक्ट मुंह उठा के देखा होगा हाइड्रोकार्बन, चलो इसी को शुरू करते हैं, वो सब तो हमको आता है, डायरेक्ट यहीं चले आए होंगे। तो इस वीडियो में डायरेक्ट आने से थोड़ा आपको पीछे का सब समझ में आएगा यार। अब 50% s कैसे हुआ? यहाँ पे टोटल 2 ऑर्बिटल है, s का 1 ऑर्बिटल और p का 1 ऑर्बिटल, टोटल 2 ऑर्बिटल है। तो 100 को 2 से डिवाइड किए, इसलिए 50%। 100 कहाँ से आया? परसेंटेज भी तो है। परसेंटेज की दुनिया में मैक्सिमम क्या होता है? 100, इसलिए 100 को 2 से डिवाइड किए, परसेंटेज में बात कर रहे हैं। तो 50% s का योगदान है और 50% p का योगदान है। यहाँ पर टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो 100 को 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 33% s हो जाएगा और 66% क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25% s हो जाएगा और 75% क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब एक बात समझो, मोर इज द s कैरेक्टर, मोर इज द s कैरेक्टर ऑफ कार्बन एटम। देखने में छोटा लगता है सवाल, पर बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। मोर इज द s कैरेक्टर ऑफ कार्बन एटम, हायर विल बी इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर विल बी इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस कार्बन का s कैरेक्टर जितना ज्यादा रहेगा वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में उतना ही ज्यादा कैपेबल होगा। मोर इज द s कैरेक्टर ऑफ कार्बन एटम, जिस कार्बन का s कैरेक्टर ज्यादा होगा वो कार्बन ज्यादा भूखा होगा इलेक्ट्रॉन का। अब यहां पर देखिए, ये कार्बन का s कैरेक्टर कितना है? 50। इस कार्बन का s कैरेक्टर कितना है? 33। और इस कार्बन का s कैरेक्टर कितना है? 25। इसका मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसके पास है? इसके पास। इसका मतलब सबसे ज्यादा भूखा कौन है इलेक्ट्रॉन का? ये कार्बन। अब ये कार्बन को जब भूख ज्यादा है प्यारे, ट्रिपल बॉन्ड से बंधे होने के कारण, तो ये कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एकदम तुरंत खींचेगा, और ये कार्बन भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये क्या बनकर बाहर निकल जाएगा? H+ आयन बन के बाहर निकल जाएगा। तो कह रहा है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, यानी इन तीनों में सबसे जल्दी H+ आयन का त्याग कौन करेगा? तो सबसे ज्यादा H+ आयन का त्याग ये करेगा सबसे जल्दी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये कार्बन मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है इस कार्बन के पास? ट्रिपल बॉन्ड है। नोट डाउन करिए।
हो गया बालक? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, देखिए जरा। सवाल कह रहा है कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन विथ लिंडलर्स। डिस्टरबेंस के लिए एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है और बार बार फोन आ रहा है, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन विथ लिंडलर्स कैटलिस्ट। ओके, लिंडलर्स कैटलिस्ट पॉइजन। ओके, लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है? पैलेडियम CaCO3 पॉइजनड विथ लेड। पैलेडियम तुम लोग सोच रहे हो सर क्या बुढ़ारी में सर बर्थडे मना रहे हैं? अरे अभी मैं जवान हूँ भाई, अभी कितनी उम्र ही हुई है मेरी, आप लोग से 5-6 महीना बड़े होंगे और क्या, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए देखिए, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन विथ लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है? पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, पॉइजनड विथ लेड, उसमें लेड का लेयर लगा देंगे तो लेड एक पॉइजनस पदार्थ होता है। तो ये क्या देता है? सिस एल्कीन देता है यार, तो बच्चा वाला सवाल है। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, सर ये कह रहे हैं प्यारे CH ट्रिपल बॉन्ड प्लस H2 टेंड्स टू पैलेडियम BaSO4 या CaCO3। तो ये कहाँ से क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कैसा एल्कीन है? तो सिस एल्कीन है। सर ये कहना चाह रहे हैं प्यारे सिस एल्कीन है। सिस ट्रांस पढ़े हैं? लिखो, द रिएजेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन। ओके, बेयर्स रिएजेंट। क्या? बेयर्स रिएजेंट, द रिएजेंट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन इन हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ये चेक करने के लिए हम जिस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है बेयर्स रिएजेंट। क्या कहा जाता है बच्चों? बेयर्स रिएजेंट। ये क्या होता है? KMnO4 अल्कलाइन यानी बेसिक अल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है। इसकी मदद से हम टेस्ट करते हैं कि उस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है कि नहीं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब बेंजीन के बारे में बात करते हैं। सेक्शन D, एल्केन हो गया प्यारे, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? बेंजीन के बारे में। ओके, ठीक है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन 139 पिकोमीटर। कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड की लंबाई होती है ये 139 पिकोमीटर होती है प्यारे। पिकोमीटर मतलब 10 का पावर -12। ये है बेंजीन और इसमें सभी कार्बन डबल बॉन्ड से बंधे हैं। तो इनके कार्बन के बीच की जो लंबाई होती है 139 पिकोमीटर यानी 1.39 अगर एंगस्ट्रॉम में है तो क्या दिया है? 1.39 एंगस्ट्रॉम। सी ऑप्शन इसका आंसर है। ये सब याद रखना पड़ेगा कुछ, ठीक है। बेंजीन रिएक्ट्स विथ, ओके, बेंजीन C6H6 ये तो पढ़ाए हैं। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो बेंजीन में क्लोरीन ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा प्यारे? क्लोरोबेंजीन। तो ये बेंजीन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, प्लस साथ में क्या बनेगा? HCl। तो बेंजीन में क्लोरीन ऐड हो गया तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। अब जो कभी क्लास ही नहीं गया उसको क्या समझ में आएगा यहाँ हुआ क्या? उसको HCl क्या समझ में आएगा कहाँ से आया? आपको ये समझना पड़ेगा। ये बेंजीन है C6H6 और यहाँ पर क्या है इसका फॉर्मूला? C6H5Cl। कार्बन 4 ही बॉन्ड ना बनाएगा बाबू। देखो सर ये कह रहे हैं ना प्यारे, C C C C C C, सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। अब इस हिसाब से सभी कार्बन 4-4 बॉन्ड बना रखे हैं, सभी कार्बन 4-4 बॉन्ड बना रखे, चेक कर लो।
ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया, एक ऊपर हाइड्रोजन के साथ, एक लेफ्ट कार्बन के साथ और दो इधर कार्बन के साथ, चार, सभी चार चार बना रखे हैं। अब अगर हम इस कार्बन में कुछ जोड़ना चाहेंगे प्यारे तो क्या जोड़ पाएंगे? अगर हम इस कार्बन पे कुछ जोड़ना है तो पहले हमको यहां से हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो हम यहां पर जो दो क्लोरीन लिए हैं, तो दो क्लोरीन में से क्या हो रहा है, एक ही क्लोरीन यहां पर जाके जुड़ रहा है, और एक क्लोरीन जो है ना जो बच गया वो इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके खींचकर बाहर निकालने में खर्च हुआ। तो एक क्लोरीन यहाँ यूटिलाइज हुआ, यहाँ इस्तेमाल हुआ, एक क्लोरीन बचा, वो क्लोरीन हाइड्रोजन को खींच के बाहर निकालेगा। जोड़ने से पहले हटाने के बारे में सोचिए, जब तक यहाँ से हटेगा नहीं तब तक चीजें जुड़ेंगी कैसे? क्योंकि कार्बन तो पहले से ही चार चार बॉन्ड बना रखा है। अगर इसमें किसी भी कार्बन पर कुछ जोड़ना है तो पहले हटाना पड़ेगा। तो जोड़ने से पहले हटाने के बारे में सोचिए। तो पहले हाइड्रोजन यहां से हटाएंगे, कहीं से भी किसी भी कार्बन पर जोड़ना है तो पहले हटाना सीखिए। जब तक हटेगा नहीं, जगह खाली नहीं होगा, तब तक जुड़ेगा नहीं। इसीलिए Cl के जगह Cl2 लिए हैं। तो एक क्लोरीन जुड़ गया और जहां जुड़ा वहां से हाइड्रोजन भी तो बाहर हुआ, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बन गया, HCl बनकर बाहर हो गया। वही HCl यहां दिखाई दे रहा है। तो पूछता है क्या जवाब बनेगा, तो उसका जवाब होगा क्लोरोबेंजीन। FeCl3 क्या है, ये हैलोजन कैरियर होता है बच्चों। इसके बिना बेंजीन रिंग के कार्बन तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है। अगर बेंजीन रिंग के किसी भी बेंजीन रिंग के कार्बन समझिए बॉस हैं, बॉस, अगर बॉस तक पहुंचना है तो सेक्रेटरी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बिना आप इस कार्बन तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जब भी बेंजीन का रिएक्शन कराइएगा तो FeCl3 एनहाइड्रस जरूर लीजिएगा। द फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एनहाइड्रस AlCl3, अभी तुरंत न बताए, ये हैलोजन कैरियर है। इसके बिना एल्काइलेशन एसाइलेशन कुछ भी नहीं होगा बेंजीन रिंग में। हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल रूल क्या कहता है, कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है ये चेक करने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके पास कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड उसके पास होना चाहिए। अगर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, तो वो प्लेनर नहीं होगा। और चार कंडीशन होता है, और क्या है, मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक होना चाहिए, तब वो कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होने के लिए एरोमेटिक कंपाउंड कोई कंपाउंड तभी कहा जाएगा जब उसके पास इतने चार कंडीशन होंगे तब। अगर ये चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा तभी वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां n का वैल्यू 0 1 2 3 जो रखना है रखिए। 0 रखिएगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 रखिएगा तो 4 1s are 4 + 2 6 पाई हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 4 2s are 8 + 2 10 हो जाएगा। यानी 2 पाई होना चाहिए, 6 पाई होना चाहिए, 10 पाई। इस प्रकार का अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहा है तो आप कहिएगा कि वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और यही कंडीशन होना चाहिए एरोमेटिक के लिए। इस बात को हकल रूल कहा जाता है। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहां से भी क्वेश्चन जरूर रहेगा, जो टॉपिक सर उठा रहे मतलब क्वेश्चन वहां से किसी न किसी रूप में जरूर रहेगा। नाइट्रेशन करने का रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्क HCl, है ना। नहीं, H2SO4 लेते हैं, कॉन्क H2SO4 ये नहीं, बी, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 दोनों रिएजेंट होना चाहिए। कभी भी नाइट्रेशन करना है तो नाइट्रिक एसिड तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ कॉन्क H2SO4 भी चाहिए। क्योंकि अगर खाली नाइट्रिक एसिड लीजिएगा ना तो ये ऐसे टूटेगा, H+ + NO3-, और ये माइनस आ गया, आपको NO2 ग्रुप चाहिए इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में। तो HNO3 के सामने ना उससे भी पावरफुल एसिड रख दीजिए, कॉन्क H2SO4। तो ऐसा करने से ना ये OH- और NO2+ में टूटेगा। अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास प्लस चार्ज है ना, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। देखो शुरू से क्लास नहीं करोगे ना तो मज़ा नहीं आता है, हमको भी पता नहीं लगता रहता है, पता नहीं बच्चा को आ रहा है कि हमें टॉर्चर कर रहा हूँ, वो मेरे को अब्यूज़ कर रहा है, वहाँ बैठकर इग्नोर कर रहा है। अब जब शुरू से आप क्लास नहीं करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है। अब ये ऑर्गेनिक को ना शुरू से आपको समझना पड़ेगा। इस पूरे हाइड्रोकार्बन का ना लेक्चर अपलोड किया हुआ है प्यारे, पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर का भी इस प्लेटफॉर्म पे आपको लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगर आप पीछे का अगर डिटेल में पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक, तभी आपको क्लास 12 समझ में आएगा। देखो पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, पर आपको छोटी छोटी बातें, ये सब बहुत डेप्थ की बातें हैं, ये आपको समझना पड़ेगा कैसे होता है, क्या होता है। केमिस्ट्री इतना आसान नहीं है, उसको अलग तरीके से आपको संभालना पड़ेगा। और 50 को टीचर को फॉलो मत कीजिए। जिस टीचर को आप फॉलो करते हैं कोई ज़रूरी नहीं, जिस टीचर को आप फॉलो करें शुरू से लास्ट तक उन्हीं टीचर को करें फॉलो आप।
अलग अलग टीचर को चेंज मत करते रहिए, अलग अलग टीचर चेंज करेंगे ऑर्गेनिक में तो कहानी साफ है आपका। कोशिश करना है कि ऑफलाइन क्लास पे ध्यान दें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ऑफलाइन समझना बहुत ज़रूरी है। हर छोटी छोटी बात कहाँ से आया, कैसे गया, किधर गया पता ही नहीं चलेगा आपको। आज क्लास जा रहे हैं, 4 दिन नहीं जा रहे हैं, सर क्लास बुला रहे हैं, आप रॉक गार्डन में जाके बैठे हुए हैं, कांके डैम घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, यादें बना रहे हैं, मेमोरी बना रहे हैं। ठीक है कीजिए, जवानी में कांड नहीं कीजिएगा तो बुढ़ापे में क्या याद कीजिए, पर क्लास छोड़ के करने का कोई मतलब नहीं है। रांची आपको पढ़ने के लिए भेजा गया है ना जी, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, आप क्लास के टाइम पे इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, क्या मतलब है इसका? घूमिए ना, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, घूमिए। मंडे टू फ्राइडे क्लास तो आइए, टेस्ट तो दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट तो दीजिए। क्लास छोड़ के डैम घूम रहे हैं, शर्म भी नहीं आता है लोग को। कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 इसका रिएजेंट है। आपको नाइट्रो ग्रुप नाइट्रेशन करना है ना प्यारे, नाइट्रेशन करना है तो नाइट्रेशन करने के लिए एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप होता है। नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप का मतलब होता है NO2। दिमाग लगाना थोड़ा, NO2। नाइट्रेशन करने के लिए क्या चाहिए, ठीक दिखाई दे रहा है, NO2 ग्रुप चाहिए। अब देखो HNO3 खाली लेंगे तो NO2 नहीं ना मिल रहा है, NO3 मिल रहा है ना। हमको क्या चाहिए, NO2 चाहिए। ये माइनस नहीं है यार, ये बॉन्ड का साइन है, NO2 चाहिए, और ये इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में चाहिए। इसीलिए हम नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, सो दैट हमको जो चाहिए वो मिले। यहाँ पर तो NO3 दे रहा है और हमको नाइट्रेशन के लिए ये नहीं चाहिए, नाइट्रेशन के लिए ये चाहिए, तो ये कहाँ से आएगा? तो इसके सामने उससे भी पावरफुल एसिड रख देंगे, तब वो NO2 प्लस लिबरेट करेगा। प्लस चार्ज है ना, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग है, और इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए वो ऑर्थो और पारा पे जाके जुड़ेगा। तो नाइट्रेशन में यही पढ़ाया गया आपको, नोट डाउन कर लीजिए। बी आंसर है इसका, मिक्स्ड एंड कॉन्सेप्चुअल। अब अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, अब सब चैप्टर टॉपिक को मिला करके थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। जो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, फाइल मतलब लविंग, जो इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता हो, यानी जो माइनस की चाहत रखता हो। इसमें से कौन है जो माइनस की चाहत रखता है? तो जो माइनस की चाहत कौन रखेगा? जिसके पास प्लस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NO2 प्लस। H2O तो नहीं रखेगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है ना। H2O के पास तो खुद ही बेचारा परेशान है, इसके पास दो लोन पेयर है, तो ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन की चाहत रखेगा? नहीं यार, इसके पास तो ये खुद ही परेशान है, कोई मेरा ले ले। ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहत रखेगा? NH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, खुद ही परेशान है कि कोई मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। OH के पास माइनस, यानी इसके पास भी एक लोन पेयर, ये भी खुद परेशान है कि कोई मेरा ले ले। सिर्फ NO2 ही ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए यही एक इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला स्पीसीज है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। द रिएक्शन CH4 प्लस Cl2, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहां पर क्या है, CH4 प्लस Cl2। यहां पर हुआ क्या, C के साथ 4 हाइड्रोजन था, और 4 हाइड्रोजन से अब कितना हाइड्रोजन हो गया, 1 हाइड्रोजन यहां से हटा है, प्लस 2 क्लोरीन था। जब इसको ट्रीट किए हैं तो 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन आपस में जुड़ गया है, और ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ जाकर कनेक्ट हुआ है, तो क्या बन गया है, CH3 और उसके साथ क्या ऐड हो गया, Cl। क्या बना, CH3 और उसके साथ जाके क्या ऐड हो गया, Cl, और साथ में क्या बन गया, HCl। तो यहां पर क्या हुआ, एक को हटाकर दूसरे को जोड़े हैं, और एक को हटाकर दूसरे को जोड़ने की प्रक्रिया को सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, एडिशन नहीं। एडिशन नहीं हो रहा है, एडिशन मतलब CH4 पहले से था, उसमें और क्लोरीन ऐड हो गया, तो CH4Cl अगर हो जाता तब आप कहते हैं एडिशन हुआ। पर यहां एक को हटाकर दूसरे को जोड़ा गया है। देखो CH4 था ना प्यारे, C के साथ 4 हाइड्रोजन था ना, अब C के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3, यानी 1 हाइड्रोजन हटा है और उस हाइड्रोजन के बदले दूसरा क्लोरीन ऐड हुआ है, तो एक को हटाकर दूसरा जोड़ रहे हैं, तो एडिशन नहीं हुआ, ये सब्स्टिट्यूशन हुआ, हैलोजिनेशन हुआ। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन पर 6 क्लोरीन है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये तो इंसेक्टिसाइड है, ये फसलों में छिड़काव किया जाता है ताकि उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगे, फसल खराब नहीं हो। आम के मंजर वगैरह में भी लगाया जाता है, जब झड़ने लगता है तो यही इसी का स्प्रे किया जाता है। आम के मंजर में जब कीड़ा लगने लगता है, आम खराब होने लगता है, झड़ने लगता है उसका मंजर,
तो उसमें यही वाला इंसेक्टिसाइड्स छिड़काव करने से वो ठीक हो जाता है, आम का मंजर झड़ता नहीं है। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस, यार विच गैस, कैल्शियम कार्बाइड और वाटर, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर एसिटिलीन गैस रिलीज करेगा। एसिटिलीन मतलब इथाइन, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बताए हैं, कल ही बताए 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास बताए थे ना, इसका बर्थडे बॉय है, इसका बर्थडे है तो पापा भी पैसा दे रहे हैं, मम्मी भी पैसा दे रही, भैया भी पैसा दे रहे हैं, तो इसके पास कमी का एहसास नहीं होने देंगे। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे प्लस है और इससे डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा है? 3। तो ये अगर इसको अल्फा कार्बन बोले तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा, 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 तो 3 बीटा कार्बन है ना, इसलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन। कार्बन पे प्लस है इसलिए कार्बोकेटायन कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें से एरोमेटिक कौन नहीं है? तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ये तो एल्केन है, तो ये एरोमेटिक कैसे हो जाएगा? बेंजीन है। देखो ये वाला जो है उसको कहते हैं बेंजीन, तो ये तो एरोमेटिक है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड है। नैप्थेलीन फनेल की गोली, ये हो गया नैप्थेलीन। और ये है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन मतलब होता है बच्चों कोलतार, ये एंथ्रासीन है, इससे सड़क बनाई जाती है, काला वाला महकता है ना। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? एरोमा, एरोमा मतलब स्मेल, वैसा कंपाउंड जिसमें स्मेल होता हो। जब काला वाला सड़क बनता है जब तो महकता है कि नहीं महकता है? बहुत तेज महकता है, तो वो एंथ्रासीन है। ये नैप्थेलीन है फनेल की गोली, और ये बेंजीन है, सब बहुत तीक्ष्ण गंध देते हैं, बहुत तीव्र गंध महकता है इनका। नैप्थेलीन बहुत ऑर्डर बहुत शार्प होता है इनका, पंजेंट ऑर्डर होता है। बेंजीन, नैप्थेलीन, एंथ्रासीन, इसमें सिर्फ साइक्लोहेक्सेन ही ऐसा है कि ये एल्केन है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये हक्कल रूल को कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन बताएं सबसे पहला ही क्वेश्चन। सिमेट्रिकल एल्केन बनाता है, 2 को 4, 3 को 6 कर देगा, 5 को 10 कर देगा, और ऑड संख्या को इवन बना देता है ना, बताए ना, 1 को 2, 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16, 3 भी रहेगा 3 को 6 कर देगा, 5 दीजिएगा उसको 10 कर देगा। तो सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में हेल्प करता है। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इज यूज्ड, पढ़े हैं ना, ये सॉल्ट होता है RCOOH प्लस NaOH के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसका। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में यही तो होता है, इसका 2 मॉलिक्यूल रहता है तो क्या बन जाता है? RR बन जाता है, तो एल्केन ही तो बनता है। इसी को कहते हैं कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड कहा जाता है। तो ये एल्केन का प्रिपरेशन करता है। 28 का आंसर ए। विच फंक्शनल ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो ग्रुप होता है, जो -I ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसके पास -I ग्रुप भी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। लिस्ट लिखवाए हैं, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की अम्मी अल्काइन नहीं बेंजीन है, ऐसा लिखवाए पूरा सीरीज। तो उसमें देखना है कि उसमें -I ग्रुप कौन इसमें से है। इसमें -I ग्रुप तो यही है, NO2। तो जो -I ग्रुप रहेगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। इसमें एल्डिहाइड रहता, कार्बोजिलिक रहता, साइनाइड रहता, CN, CHO, COOH है ना, NO2, ये सब जो होते हैं ना, ये हमेशा मेटा पोजीशन पर जाके अक्वायर करते हैं। मेटा समझते हैं? ऑर्थो मेटा पारा तो जानते नहीं होंगे आप लोग, जानते अगर हैं तो ये मेटा पॉइंट पे जाके कनेक्ट होता है। जनरली इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पर जाके जुड़ता है, पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचने वाले ग्रुप हैं, -I ग्रुप है, तो ये मेटा पे जाके अटैक करते हैं। विच बेंजीन का शेप कैसा है? अभी थोड़ी देर पहले सर क्या बताया कि अगर एक भी डबल बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल के पास है तो ये मॉलिक्यूल कैसा है? यहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर है।
इतना टेंशन क्यों लेना है भाई, कॉमन सेंस लगाना है। प्लेनर, इसका मतलब इसका शेप कैसा है, प्लेनर, एक ही प्लेन पे लाइज करेगा। तो एक भी अगर डबल बॉन्ड है मतलब प्लेनर है, एक ही प्लेन पे लाइज करेगा। पढ़े हैं ना हक्कल रूल, तो हक्कल रूल में क्या पढ़े हैं, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए तब वो प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो इसमें तो 3 डबल बॉन्ड है, तो ये तो प्लेनर होगा ही होगा। इसका शेप कैसा हो जाएगा, प्लेनर। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। देखिए प्यारे, पूरा हाइड्रोकार्बन को पढ़ाने में मुझे 1.5 से 2 महीना लगता है, 1 घंटा में तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, पर कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से बस हमने वो बता दिया हल्का फुल्का। थोड़ा बहुत समझाने का कोशिश किए हैं, थोड़ा बहुत शायद समझा पाए कि नहीं पता नहीं मुझे। आप लोग थोड़ा लाइक वाइक भी कभी कर दिया कीजिए, कुछ कमेंट कर दिया कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा। यूट्यूब तो मुझे कुछ देता नहीं है, तो कम से कम आप ही लोग कुछ बता दिया करिए कि भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।